Good morning, student. We are just continuing our previous chapter, chapter number 1, Indian economy in the eve of independence. And today we are going through with a topic named industrial sector in the eve of independence. Student, you know कि हमने last class में देखा था that what was our agriculture system, what were the land revenue collection system in India. So now we are going through with industrial sector कि how was our industrial sector. Then we would discuss about the foreign trade, means how was our foreign trade in Indian economy, कैसा सिस्टम चल रहा था एट द टाइम जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ थे. सो जो फर्स्ट ड्रॉबैक था इट वाज की डिक्लाइन ऑफ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. मतलब कि आपको पता है कि हमारी जो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट मीन्स हैंडमेड मटेरियल जो अपन बनाते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट जो बनाते थे हाथ से, ठीक है, डायरेक्ट, तो वर्ल्ड फेमस था वो. इट वॉज डिक्लाइनिंग कंटिन्यूसली जस्ट बिकॉज देखो क्या हुआ, सबसे पहले ब्रिटिशर्स वर अराइविंग, ठीक है, दे सो दैट वी हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटीरियल्स, मीन्स वी हैव आवर प्रोडक्शन वॉज टू मच इनफ that we can satisfy our want also as well as of other countries also. You know कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था that we are just going to supply raw material to Rome, Italy, etc. ठीक है. So they just saw that particular advantage of our country and they used to make it या फिर they used to establish their own advantage. वो अपना खुद का personal advantage ले रहे थे. So the world handicraft industry just means the world famous handicraft industries of our country was declining. मतलब लोगों को ऐसा कंडीशन हो गई थी कि हमारा जो ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी लगा दी थी कि हमको कंटिन्यूसली क्या करना है, डिस्टोरेशन करना है या फिर हमको हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना है. उनका मेन मोटिव ही यही था. तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो होती थी वो भी कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी. इट वॉज द ड्रॉबैक टू अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर. नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. टैरिफ पॉलिसी मीन्स, टैरिफ मतलब क्या होता है, टैरिफ मीन्स एक तरीके से वी कैन से कि एक तरीके से फेयर होता है, ठीक है, किराया बोलते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है. तो देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन इन टैरिफ पॉलिसी मीन्स वेन एवर द गुड्स हैड बीन परचेज्ड बाय अस they used to impose high duty on them. जब भी हम गुड्स को परचेज करते थे, इम्पोर्ट करते थे, तो दे इम्पोर्ट या फिर दे यूज टू इम्प्लीमेंट high duty on that. But whenever we used to export our goods, they used to export our goods at cheap rate. Means हमारे पास से जो goods जा रहे थे या सॉरी रॉ मटेरियल जा रहा था, that was at cheap rate, but whatever the finished goods had been produced by them, we are getting it, so it was at high rate. So there was a discrimination in tariff policy. उनकी जो टैरिफ की जो पॉलिसी थी वो थोड़ी सी क्या थी, थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन वाली थी, अच्छी नहीं थी. नेक्स्ट वी वॉज की नरिशमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री. मतलब दे वर जस्ट मेकिंग एडवांटेज टू ब्रिटिश इंडस्ट्री बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अस, दे आर जस्ट अवॉइडिंग अस. मतलब वो हमारे बारे में तो सोच नहीं रहे थे ब्रिटिशर्स, दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट दी देयर बेनिफिट, वो अपने बेनिफिट के बारे में सोच रहे थे. सो द ऑल द बेनिफिट्स वर गिवन टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री बिकॉज दे आर गेटिंग द रॉ मटीरियल, दे आर गेटिंग द लेबर फ्रॉम अस, बट they are just producing whatever goods to us, whatever goods had been produced by them, they are selling it at high rate. वो अपन को हाई रेट पे दे रहे थे. तो नरिशमेंट तो हो रहा था ब्रिटिश इंडस्ट्री का, जस्ट बिकॉज हम हाई रेट्स पे उनके गुड्स को ले रहे हैं, इट मीन्स अर्निंग इज गोइंग इन टू हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स. तो दे वर जस्ट नरिशिंग देयर इंडस्ट्री, दे आर एस्टेब्लिशिंग इन देयर फ्रूटफुली डूइंग देयर वर्क इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है, वो उस इंडस्ट्री में अच्छा वर्क कर रहे थे. सो दैट वॉज अ ड्रॉबैक या फिर इट वॉज अ डिसएडवांटेज टू अस, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया था. नेक्स्ट इज दैट द लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री. यू नो व्हाट इज द कैपिटल गुड्स, ठीक है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं दैट व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ गुड्स. गुड्स कितने टाइप के होते हैं, तो ब्रॉडली वी कैन से दैट गुड्स आर ऑफ टू टाइप. One is capital goods and next one is consumer goods. Consumer goods are those types of goods which we can consume easily. मीन्स हम जिन गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं. जस्ट लाइक अगर बिस्किट्स है तो दीज आर कंज्यूमर गुड्स, जूस है तो कंज्यूमर गुड्स. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच रिक्वायर या विच यूज टू डू सम टाइप ऑफ प्रोडक्शन वर्क. जस्ट लाइक हम बात कर सकते हैं किसी मशीन के बारे में, ठीक है, हम बात कर सकते हैं किसी इक्विपमेंट के बारे में, तो दे आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल गुड्स. जस्ट आप सोचो कि कोई इंसान है या कोई फार्मर, जस्ट फर्म एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक फर्म है वहाँ वो मशीन के अंदर डील करती है, वो माइक्रोवेव बनाती है, यस, ठीक है, एग्जांपल है.
कि एक फर्म है, एक कंपनी है, वो माइक्रोवेव बनाती है, तो इट वुड बी कैपिटल गुड्स ना, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड्स। अब माइक्रोवेव बनाने वाली कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा या जो बिस्किट बना रही है उसे? माइक्रोवेव वाली जो होगी वो हाई रेट्स के ऊपर अपने गुड्स को सप्लाई करेगी, है ना, तो बेनिफिट वुड बी गोज इन द हैंड्स ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो वी कैन से दैट द लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमी के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर क्या हो रहा था, द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर टू लेस, मतलब बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी जो कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती थी। वो तो हमारा जीडीपी जो होता था वो भी क्या हो जाता था, डिक्रीज। यू नो कि हमारी कंट्री का जो जीडीपी है उसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है इट वुड बी फ्रॉम सर्विस सेक्टर। ठीक है, सर्विसेज वुड बी अवेल एट द टाइम व्हेन यू हैव लार्ज प्रोडक्शन, अगर आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगा देन यू वुड अवेल सर्विसेज, तभी आप उस गुड्स को सप्लाई करोगे। तो सेम वे में हम ये बोल सकते हैं दैट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वर टू लेस, सो इट वुड क्रिएट एडवर्स इफेक्ट टू अवर इंडस्ट्री, और इससे हमारी इकोनॉमी को भी एडवर्स इफेक्ट होता जा रहा था। नेक्स्ट इज दैट लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। Limited operation of public sector means all the things were being commercialized by the Britishers. Britishers जो थे वो सारी की सारी चीज़ों को क्या करते जा रहे थे, कमर्शियलाइज करते जा रहे थे। द ऑपरेशंस वर वेरी लिमिटेड, मतलब हमारा जो ऑपरेशन होता था इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो दूसरे ऑपरेशंस होते थे वो क्या होते जा रहे थे, बहुत कम होते जा रहे थे। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो हुआ वो क्या हो गया कि दैट देयर वर लिमिटेड ऑपरेशन फॉर पब्लिक सेक्टर। जस्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं रेलवेज़ का। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ अपनी कंट्री के अंदर स्टैब्लिश किया, या फिर ये बोल सकते हैं कि रेलवे जो है सबसे पहले किसके थ्रू आया था, तो ब्रिटिशर्स के थ्रू आया था। 1857 के अंदर रेलवेज़ आया था। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर जब रेलवे आया तो उसका बेनिफिट तो हुआ, बट किसको हुआ, ब्रिटिशर्स को हुआ, बिकॉज दे वर जस्ट यूजिंग इट फॉर देयर पर्पस ना, दे आर जस्ट यूजिंग इट टू मेक आवर गुड्स एक्सपोर्ट, हमारे गुड्स को एक्सपोर्ट करना, या फिर सॉरी हम ये बोल सकते हैं कि हमको रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए उन्होंने रेलवेज़ को स्टैब्लिश किया था। तो देयर वर लिमिटेड ऑपरेशन फॉर पब्लिक सेक्टर या फॉर पब्लिक बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे विच वर टेल अस अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दैट कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो क्या होता जा रहा था। अब लास्ट पॉइंट इज दैट कि लोब साइडेड डेवलपमेंट। सो लोब साइडेड डेवलपमेंट मीन्स कि डेवलपमेंट वर टेकिंग प्लेस बट एट स्लो ग्रोथ रेट, मतलब उसका जो ग्रोथ रेट था दैट वाज वेरी लो, या फिर बहुत स्लो ग्रोथ रेट था, तो दैट वाज द ड्रॉबैक। ये सबसे बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था। मीन्स हमारी जो कंट्री जो है उसके अंदर 19th सेंचुरी के टाइम पे जूट का प्रोडक्शन हाई हो गया था, कॉटन का प्रोडक्शन जो है वो हाई हो गया था। ठीक है, और टिस्को जो है वो भी इस्टेब्लिश हो गया था, टाटा की जो सर्विसेज वाली कंपनी है टिस्को। ठीक है, तो टाटा इंडस्ट्रीज़, टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है वो 1907 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, एट द टाइम ऑफ बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। तो लोब साइडेड डेवलपमेंट हो रहा था, मीन्स डेवलपमेंट वॉज बीइंग देयर बट एट अ स्लो ग्रोथ रेट। सो दीज वर द सम ड्रॉबैक ऑफ ब्रिटिशर्स एट अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे सबसे बड़ा ब्रिटिशर्स का ये रोल था या ड्रॉबैक था। स्टूडेंट, वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट यू हैव टू नो एटलीस्ट 5 ऑफ देम, 4 to 5 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन राइट इट्स एक्सप्लेनेशन एज योर ओन। आप अपने मन से इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये कि अगर आप बीच में से कभी वीडियो देखते हो, या फिर अगर कोई स्टूडेंट है जो न्यू ऐड होता है, तो वो स्टूडेंट अपने स्कूल का जो चैनल है, जिस चैनल पे हम वीडियोस डालते हैं, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। 11th अकाउंट्स की भी बनेगी और 11th इकोनॉमिक्स की भी बनेगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करना। प्लेलिस्ट में सारे सीक्वेंस वाइज, जब मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है वो सीक्वेंस वाइज पार्ट वाइज वीडियोज़ जो है वो वहाँ पर आपको सेव मिल जाएंगे, अगर कभी कोई स्टूडेंट बीच में से ऐड होता है तो। ठीक है, एटलीस्ट आपको इनको पॉइंट्स को लर्न करना है ताकि आप इसका इंटरनल कंटेंट लिख सकें। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी फॉरेन ट्रेड, कि हमारा कैसा था फॉरेन ट्रेड। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसके भी कुछ ड्रॉबैक थे। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड इज़ अ समेशन ऑफ 2 वर्ड। ठीक है, वन इज़ फॉरेन एंड नेक्स्ट इज ट्रेड। ट्रेड मीन्स होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, buying and selling of goods and services. Whenever you used to buy or sell your goods or services, any type of action you are doing, ठीक है, which is related to buying and selling, it would be known as trade. जो भी चीज़ बाइंग सेलिंग से रिलेटेड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेड। ठीक है, जस्ट आप शॉप पे गए बिस्किट परचेस करने, तो आपने परचेस किया, से बाई किया, सामने वाली पार्टी ने सेल किया, तो इट वुड बी अ ट्रेड। बट वेनेवर दिस ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन 2 कंट्रीज इट वुड बी नोन एज फॉरेन ट्रेड। जब भी हम किसी दूसरी कंट्री के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं एंड बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी कंडक्ट होती है विथ
या फिर बिटवीन टू कंट्रीज और टू और मोर कंट्रीज, इट वुड बी नोन एज फॉरेन ट्रेड. सो फॉरेन ट्रेड का क्या इफेक्ट था या फॉरेन ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था जब भी ब्रिटिशर्स आए थे, तो अब अपन वो डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट इज दैट रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी. रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स वाज वेरी लिमिटेड या एकदम रिस्ट्रिक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है किसी के ऊपर रोक लगा देना, क्या कर देना, रोक देना. मीन्स नॉट टू गिव परमिशन, ठीक है, या अपन बोल सकते हैं नॉट टू परमिट. रिस्ट्रिक्ट मतलब नॉट टू परमिट, आप किसी को परमिट नहीं करोगे, ठीक है. तो इन केस वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स, तो अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स वर डीलिंग इन ट्रेड बट दे हैव रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड. मीन्स दे आर जस्ट डूइंग देयर बिजनेस या फिर दे आर जस्ट ट्रेडिंग, या फिर इंडिया वर ट्रेडिंग एट दैट टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स टू ओनली ब्रिटिशर्स, मीन्स नॉट टू अदर कंट्रीज. जस्ट लाइक हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा है कि हमने इटली को दूसरी कंट्रीज़ को भी गुड्स को सप्लाई करते थे, बट व्हेन द ब्रिटिशर्स केम दे यूज टू डू अ वर्क दैट कि आपको सिर्फ हमें ही सेल करना है आपका रॉ मटेरियल. तो वी हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑन अदर कंट्रीज़. तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हमारा एक्सपोर्ट तो हो रहा था, हम सप्लाई तो कर रहे थे, बट टू ब्रिटिशर्स ओनली और एट द चीप रेट. तो फिर इसलिए इकोनॉमी को क्या हो रहा था, एडवर्स इफेक्ट पहुंच रहा था. नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स. ओके, इट्स नॉट बैड टू से कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था, इट वॉज गुड इनफ, बट द रेट वॉज टू लेस. मतलब कि हमारा जो रेट था एक्सपोर्ट करने का वो बहुत कम था. तो हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल को, और उसके बाद जो हम इम्पोर्ट करते थे इट वॉज अ फिनिश गुड्स. वो क्या होता था, फिनिश गुड्स होता था. बट ड्रॉबैक ये हो जाता था कि हम अगर बेनिफिट इंडिया को तब होता जब यहीं पे रह के हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. अगर इकोनॉमी को हमको एडवर्स इफेक्ट नहीं पहुंचाना है तो हमें यहीं पे रह के प्रोडक्शन करना है. बट द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर वर दैट कि सारा का सारा रॉ मटेरियल वी हैव टू सप्लाई देम. हम इंडिया के लोग सप्लाई करते थे एंड दे यूज टू मेक इट इनटू अ फिनिश गुड्स एंड दे आर जस्ट सेलिंग अस एट हाई रेट्स. सो दैट वाज अ ड्रॉबैक टू आवर फॉरेन ट्रेड. या हमारे फॉरेन ट्रेड के लिए एक ड्रॉबैक का रोल प्ले कर रहा था. नेक्स्ट इज मोनोपोली. डू नो व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, ठीक है. मैन मोनो मीन्स होता है सिंगल और पॉली मीन्स होता है सेलर, ठीक है. व्हेन देयर वुड बी अ सोल सिंगल या सोल या फिर सिंगल सेलर, इट वुड बी नोन एज दी मोनोपोली. मीन्स अगर हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो मोनोपोली हमको समझ में आया दैट देयर वर अ सिंगल सेलर, उसको मोनोपोली बोलते हैं. तो इन केस ऑफ ब्रिटिशर्स दे हैव अ मोनोपोली, मीन्स दे आर जस्ट कंट्रोलिंग अवर होल इकोनॉमी. हमारी पूरी कंट्री को वही कंट्रोल कर रहे थे. दे वर जस्ट फ्रेमिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन विच हैव टू इम्प्लीमेंट बाय अस. सारे रूल्स रेगुलेशन हमको इम्प्लीमेंट करने पड़ते थे जो भी वो बनाते थे. तो दे वर जस्ट मेकिंग द रूल्स विच आर बेनिफिशियल टू देम ओनली. ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल होते थे, नॉट फॉर अस. तो दैट वाज अ ड्रॉबैक फेस बाय अवर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी को इसे ट्रेड में ड्रॉबैक होता जा रहा था क्योंकि वो अपने बेनिफिट्स के लिए रूल बना रहे थे. नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस. मीन्स वी वर जस्ट एक्सपोर्टिंग, हम एक्सपोर्ट तो कर रहे थे एंड वी आर जस्ट जनरेटिंग अवर गुड्स. जनरेशन मीन्स होता है प्रोडक्शन. वी वर जस्ट मेकिंग अ सरप्लस प्रोडक्शन बट अवर सरप्लस प्रोडक्शन इज गोइंग इन टू हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली. सो हमारी इकोनॉमी के अंदर यही हो रहा था कि हम लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन तो कर रहे थे बट द सरप्लस वर गोइंग इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली. तो वो हमारे पास से वेपन्स लेके जाते थे, कॉटन, जूट, जो भी हमारा लार्ज लेवल का प्रोडक्शन होता था ना वो लेके चले जाते थे. तो दीज वर दी सम ड्रॉबैक फेस बाय दी अवर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी को ये सारे ड्रॉबैक्स जो है वो फेस कर रहे थे. अब अपना स्टूडेंट एक लास्ट टॉपिक बचा है कि व्हाट वर दी अवर पाकिस्तान कंडीशन. पाकिस्तान की क्या कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमने क्या क्या डिसीजन मेकिंग पड़ी थी, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.